नमस्कार। आज हम भारत की महान नदियों की कहानी को समझने वाले हैं। पर यह सिर्फ एक भूगोल का चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तो एक जासूसी कहानी है जिसमें हम उन सुरागों को जोड़ेंगे जो लाखों सालों से हमारी जमीन में छिपे हैं, ये पता लगाने के लिए कि हमारी नदियां आखिर वैसे ही क्यों बहती हैं जैसे वो बहती हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती। ये प्रकृति की एक जबरदस्त ताकत है जो पहाड़ों तक को काट देती है और मैदानों को नया आकार देती है। इसके हर मोड़, हर घाटी के पीछे एक कहानी छुपी है और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए इस पर जरा सोचते हैं। यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों है कि हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा भूवैज्ञानिक जासूस बनना पड़ेगा। अब देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सही औजारों की जरूरत तो पड़ती है। हमारे केस में ये औजार कुछ बुनियादी शब्द हैं। तो इससे पहले कि हम सुरागों की गहराई में उतरें, चलिए फटाफट इन शब्दों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है अपवाह। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। नदियों और नालों जैसे तय रास्तों से पानी का बहना। बस जब भी बारिश होती है या बर्फ पिघलती है तो ये अपवाह ही है जो सारे पानी को समुद्र तक ले जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपवाह द्रोणी की। इसे किसी नदी का इलाका समझिए। मतलब वो पूरा एरिया जहां से एक मुख्य नदी और उसकी सारी छोटी बड़ी सहायक नदियां अपना पानी इकट्ठा करती हैं। भारत में हर बड़ी नदी की अपनी एक बहुत बड़ी द्रोणी है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जब नदियां जमीन पर बहती हैं तो वो अलग अलग तरह के पैटर्न या डिजाइन बनाती हैं। ये पैटर्न एक तरह से नदी के सिग्नेचर जैसे होते हैं जो हमें उस जमीन की कहानी बताते हैं जिस पर वो बह रही हैं। वैसे तो कई पैटर्न हैं, पर 4 मुख्य हैं। पहला, वृक्षाकार, जो बिल्कुल पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, जैसे उत्तर भारत के मैदानों में। दूसरा, अरीय, जहां नदियां एक ऊंचे पहाड़ से हर दिशा में ऐसे निकलती हैं जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां। तीसरा है जालीनुआ। इसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं। और चौथा, अभिकेंद्री, जहां सारी नदियां एक झील या गड्ढे की तरफ आकर मिलती हैं। तो अब जब हमारे पास अपनी जासूसी उपकरण तैयार हैं, तो चलिए इन्हें भारत के नक्शे पर इस्तेमाल करते हैं। भारत को अगर मोटे तौर पर देखें तो 2 विशाल अपवाह प्रणालियों में बांटा जा सकता है, और इनको बांटने वाली लाइन हैरान करने वाली हद तक साफ है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, कि देश के बीच से गुजरती एक अदृश्य रेखा ये तय करती है कि पानी की हर बूंद या तो पश्चिम की ओर अरब सागर में जाएगी या फिर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में। और ये रही वो रेखा। इसे महान भारतीय जल विभाजक कहते हैं। ये दिल्ली रिज से शुरू होकर अरावली और फिर सह्याद्री के साथ साथ चलती हैं। इस लाइन के पश्चिम की नदियां जैसे सिंधु और नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं, और इसके पूरब की नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। और इस बंटवारे का असर बहुत बड़ा है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, भारत की नदियों का कुल 77% पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि सिर्फ 23% अरब सागर में। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और हमारी जासूसी कहानी का असली रहस्य यही है कि ऐसा क्यों है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें हिमालय की नदियों को और करीब से देखना होगा। ये कोई आम नदियां नहीं हैं, ये बारहमासी हैं। मतलब ये साल भर बहती हैं, क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ मानसून की बारिश से नहीं बल्कि ग्लेशियरों की पिघलती बर्फ से भी लगातार मिलता रहता है। सिर्फ एक नदी, गंगा का ही उदाहरण ले लीजिए। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, और भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का दिल भी। इसका सफर भी किसी महाकाव्य से कम नहीं। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में शुरू होती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है, हरिद्वार में पहाड़ों को चीरकर मैदानों में उतरती है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और इन हिमालयी नदियों में से हर एक का अपना एक अलग ही मिजाज है। कोसी नदी को ही ले लीजिए। इसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से इतनी ज्यादा मिट्टी बहाकर लाती है कि अपना रास्ता बार बार बदल लेती है, और इससे भयानक बाढ़ आती है।
ये नदियां शक्तिशाली हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो अब हम अपनी जांच के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारे सुराग एक साथ जुड़ने वाले हैं। हम उस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो ये बताता है कि आज भारत का नदी तंत्र वैसा क्यों है जैसा वो दिखता है। क्या हो अगर हम कहें कि आज हम जिन 3 महान हिमालयी नदी प्रणालियों को देखते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वे हमेशा से अलग-अलग नहीं थीं? क्या हो अगर ये सब कभी एक ही विशाल नदी का हिस्सा रही हों? यही है वो बड़ा खुलासा। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले एक ही विशाल नदी हुआ करती थी जिसे इंडो-ब्रह्म या शिवालिक नदी कहा जाता था। सोचिए, ये नदी असम से लेकर पंजाब तक पूरे हिमालय के साथ साथ बहती थी और फिर सिंध में जाकर समुद्र में मिल जाती थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये महानदी टूटी कैसे? हुआ ये कि 2 बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाएं घटी। पहली, प्लीस्टोसीन काल में आज के पाकिस्तान का पोटवार पठार ऊपर उठ गया। इस उठान ने एक दीवार की तरह काम किया और इंडो-ब्रह्म नदी को 2 हिस्सों में बांट दिया, पश्चिम में सिंधु और पूरब में गंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच की जमीन, जिसे हम मालदा गैप कहते हैं, वो नीचे धंस गई। इस धसाव ने गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के रास्ते को दक्षिण पूर्व की ओर खींच लिया और उन्हें बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया। और बस इसी तरह वो एक अकेली महानदी आज के 3 अलग-अलग नदी प्रणालियों में बदल गई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये एक भूवैज्ञानिक ड्रामा है जो लाखों सालों में पूरा हुआ है। और अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। याद है वो 77% वाला आंकड़ा? वो मालदा गैप का धंसना ही वो असली वजह है जिसने भारत की 2 सबसे बड़ी नदी प्रणालियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, का मुंह बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़ दिया और इसीलिए भारत का ज्यादातर पानी पूरब की ओर बहता है। तो रहस्य सुलझ गया। जाहिर है, इन नदियों की कहानी सिर्फ भूविज्ञान पर खत्म नहीं होती। आज ये प्रदूषण जैसी कई आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं इन प्राचीन जलमार्गों को बचाने और उन्हें फिर से जिंदा करने की एक बहुत जरूरी कोशिशें हैं, जिनका फोकस प्रदूषण कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर है। तो जैसा कि हमने देखा, हर नदी के बहाव के पीछे एक लंबा और बड़ा ही जटिल इतिहास है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जिस धरती को देखते हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि लगातार बदल रही है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन प्राचीन जीवन रेखाओं का अगला अध्याय क्या होगा और उसे लिखने में हमारी क्या भूमिका होगी? इस भूवैज्ञानिक सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।